एक युवा अंग्रेज के मन में डरावने विचार आते रहते हैं जब वह दक्षिण अटलांटिक के एक दूर दराज के द्वीप पर मौसम विज्ञानी के रूप में काम करने के लिए जा रहा होता है। जैसे ही उसके विचार उसे घेरते हैं, कैप्टन एक्सेल उसके पास आते हैं और सिगरेट जलाते हुए कहते हैं कि वे लगभग पहुंचने ही वाले हैं। सितंबर 1914 में वे आखिरकार उस द्वीप पर पहुंचते हैं जहां कोई उनका स्वागत नहीं करता। उस आदमी को द्वीप पर तैनात एक अन्य मौसम विज्ञानी की जगह लेने के लिए भेजा गया था, लेकिन किसी का कोई संकेत नहीं मिलता है। कैप्टन एक्सेल उस युवा के साथ पिछले मौसम विज्ञानी को खोजने जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह सुरक्षित है। उन्हें एक लाइट हाउस मिलता है और वे दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। वह युवा दरवाजा जबरदस्ती खोलता है और द्वीप पर मौजूद एकमात्र अन्य व्यक्ति को पाता है, ग्रूनर, वर्तमान लाइट हाउस कीपर, जो उनका स्वागत बहुत ही रूखीपन से करता है। जब कैप्टन एक्सेल पूर्व मौसम अधिकारी के बारे में पूछते हैं तो ग्रूनर जवाब देता है कि जिस आदमी को वे ढूंढ रहे हैं उसकी टाइफस से मौत हो गई। ग्रूनर उनकी उपस्थिति से बेफिक्र लगता है और नग्न घूमता है, जिससे कैप्टन एक्सेल चिढ़ जाते हैं। वह युवा लाइट हाउस छोड़ देता है। जब कैप्टन एक्सेल उसे विदा करते हैं तो वह आदमी, जिसे फ्रेंड कहा जाता है, द्वीप पर भड़का है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका जीवन भी पूर्व मौसम अधिकारी की तरह ही होने वाला है। उसे 12 महीने तक हवाओं की तीव्रता और दिशा का अध्ययन करना होगा जब तक कि कोई उसकी जगह लेने न आ जाए। जब वह अपना सामान ठीक करने के लिए केबिन में लौटता है तो उसे पिछले मौसम विज्ञानी की डायरी मिलती है, जिसमें उसका नाम एल्डर बताया गया है। अंदर वह स्केच, एल्डर की पत्नी की एक तस्वीर और यहां तक कि अजीब प्राणियों के साथ लाइट हाउस का एक चित्र भी देखता है। अगली सुबह उसे सीपियों और पत्थरों से बना एक अजीब गोलाकार आकार मिलता है। वह फिर काम शुरू करने के लिए दूरबीन के साथ तट के पास जाता है और जब वह दूरबीन से देखता है तो उसे वह नग्न आदमी, ग्रूनर, स्ट्रेचिंग करते हुए दिखाई देता है, जैसे कि कुछ न करने के लंबे दिन की तैयारी कर रहा हो। उस रात जब वह पढ़ रहा होता है तो उसे अपने दरवाजे के बाहर सरसराहट सुनाई देती है, जिसे वह ग्रूनर समझता है। हालांकि आवाजें खरोंचने और गुर्राने के साथ तेज होती जाती हैं। फिर अचानक दरवाजे के नीचे एक रेंगने वाले प्राणी का हाथ दिखाई देता है, जिस पर वह तुरंत पैर रख देता है, जिससे वह अज्ञात प्राणी उत्तेजित हो जाता है। जब उसे और शोर सुनाई देता है तो वह फर्श के तख्तों के नीचे छिप जाता है, जबकि वे उसके केबिन में घुसने की कोशिश करते हैं। वे उसकी जगह पर हमला करते हैं, लेकिन देखते हैं कि अंदर कोई नहीं है। जब कदम रुक जाते हैं तो वह फर्श के दरवाजे में एक छोटे से छेद से देखता है और वह प्राणी भी झांकता है, जिससे वह चाकू से उसकी आंख में वार कर देता है। डर कर वह पूरी रात खुद को कंपार्टमेंट में बंद कर लेता है। वह अगले दिन ग्रूनर के पास जाता है, उसके साथ लाइट हाउस में रहने की भीख मांगता है, लेकिन ग्रूनर मना कर देता है। लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित वह वापस घर जाता है और पूरा दिन उसे मजबूत करने में बिताता है और केबिन में बक्से के बीच एक राइफल पाकर खुश होता है। वह आदमी अज्ञात राक्षसों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार महसूस करता है। रात होती है और जानवरों का झुंड अंधेरे से बाहर आने लगता है। धीरे धीरे केबिन की ओर बढ़ता है। वह खुद को संभालता है और जगह में घुसने की कोशिश कर रहे प्राणियों पर गोली चलाता है। अंततः उसके पास आग लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता, क्योंकि वे बहुत ज्यादा हैं। आग उन्हें भगा देती है, लेकिन यह केबिन को भी जला देती है। वह अपने जलते हुए घर से भाग जाता है। सौभाग्य से केबिन पूरी तरह से जलने से पहले बारिश हो जाती है। अगले दिन वह ग्रूनर को लाइट हाउस से निकलते हुए देखता है और चुपके से चट्टानों के नीचे उसका पीछा करता है। जब वह ग्रूनर पर घात लगाने वाला होता है को एक नीले रंग की मादा समुद्री प्राणी उस पर हमला करती है और वह उस पर अपनी बंदूक तान देता है। ग्रूनर उसे गोली मारने से रोकता है, यह दिखाते हुए कि वह कमजोर है। वह युवा ग्रूनर को आश्रय के बदले में अपनी कुछ आपूर्ति की पेशकश करने का फायदा उठाता है। ग्रूनर फिर उस आदमी को फ्रेंड कहता है,
ताकि समुद्री प्राणी उसे एक दोस्त के रूप में स्वीकार करे। थोड़ी देर बाद वे ग्रूनर की आपूर्ति इकट्ठा करने के लिए उसके केबिन में जाते हैं। उसे पता चलता है कि पूर्व मौसम अधिकारी की मौत टाइफस से नहीं बल्कि समुद्री प्राणियों से हुई थी। हालांकि ग्रूनर उसे बताता है कि उन्हें लाइट हाउस वापस जाना होगा क्योंकि सूर्यास्त हो रहा है और प्राणी हमला कर सकते हैं। वे आपूर्ति को बीकन में ले जाते हैं और लंबी पैदल यात्रा के बाद ग्रूनर बेहोश हो जाता है। एक सुबह फ्रेंड को मादा समुद्री प्राणी द्वारा हाथ चाटने से जगाया जाता है, जो उसके जलने को ठीक करने की कोशिश कर रही है। पता चलता है कि वह 2 दिनों से सो रहा था। ग्रूनर फिर फ्रेंड को ढूंढता है और उनके गोला बारूद का जायजा लेता है, उसे समझाते हुए कि वह प्राणी, जिसे वह टॉड कहता है, एक कुत्ते की तरह है जो अपने मालिक को नहीं छोड़ेगा चाहे वह कितना भी क्रूर क्यों ना हो। फ्रेंड उस प्राणी को देखता है, उसके अस्तित्व से मुग्ध होकर उसे यह आभास देता है कि वह दूसरों से अलग है। ग्रूनर उसे उस पर पूरी तरह भरोसा न करने की चेतावनी देता है, यह मानते हुए कि उसका शांत और स्थिर व्यक्तित्व बुरे इरादों को छुपाता है। ग्रूनर फिर फ्रेंड को लाइट हाउस का और हिस्सा दिखाता है और उसे ऊपर ले जाता है। फ्रेंड सोचता है कि ग्रूनर ने द्वीप पर रहने का विकल्प क्यों चुना जब उसके पास छोड़ने का अवसर था। ग्रूनर उसे बताता है कि वह सभ्य दुनिया में कभी वापस नहीं आएगा क्योंकि अब वह अपनी नियति का स्वामी है। फिर भी फ्रेंड ग्रूनर से कहता है कि जब वह अगला जहाज आते देखेगा तो वह चला जाएगा, जिस पर ग्रूनर उसे शुभकामनाएं देता है। बाद में उस दिन फ्रेंड इस बात पर विचार करता है कि कैसे कुछ दिनों के अलगाव ने हाल ही में उसके दृष्टिकोण को बदल दिया। जब वह अपना सामान ठीक करता है तो वह प्राणी की उपस्थिति से हैरान होता है, लेकिन फिर भी वह उसे देखता है जब वह अज्ञानता में एक मोमबत्ती खा रही होती है। जब वह उसे मोमबत्ती का उपयोग समझाने की कोशिश कर रहा होता है, ग्रूनर उसे ऊपर बुलाता है, उसे अपनी राइफल लाने का आदेश देता है। उस रात फ्रेंड ग्रूनर को देखता है जब वह हमले के लिए तैयारी करता है। बड़ा आदमी उसे निर्देश देता है कि क्या करना है और फ्लेयर गन चलाता है, जो एक लंबी रात की शुरुआत का संकेत देता है। दूसरी ओर, जबकि मादा प्राणी आकाश में विलाप करती है, समुद्री प्राणियों की भीड़ उनकी ओर बढ़ती है और ग्रूनर गोली चलाना शुरू कर देता है। हालांकि फ्रेंड अभिभूत महसूस करता है क्योंकि वह अपनी स्थिति में रहता है और धीरे धीरे पीछे की ओर चलता है जब तक कि वह बेहोश न हो जाए। ग्रूनर समुद्री राक्षसों के भयानक झुंड से लड़ने के लिए अकेला रह जाता है। अगले दिन ग्रूनर फ्रेंड की अप्रभाविता पर क्रोधित होता है, उसे इसके बजाय पानी लाने के लिए कहता है। फ्रेंड फिर पानी लाता है और जब वह वापस आता है तो उसे ग्रूनर के कमरे में तेज आवाज और विलाप सुनाई देता है और उसे यह देखकर आश्चर्य होता है कि ग्रूनर समुद्री प्राणी के साथ जबरदस्ती कर रहा है। वह तुरंत वहां से चला जाता है। बाद में उस दिन ग्रूनर और फ्रेंड अजीब चुप्पी में दोपहर का भोजन करते हैं। फ्रेंड उसका सामना नहीं कर सकता क्योंकि वह दोषी और असहज महसूस करता है। हालांकि ग्रूनर तनाव को तोड़ता है जब वह मेज पर हाथ मारता है। फ्रेंड को बताता है कि उसके पास केवल एक आखिरी मौका बचा है। उस रात ग्रूनर प्राणियों का ध्यान आकर्षित करता है जब वह फ्लेयर गन लेता है। जब राक्षस दिखाई देते हैं वो फ्रेंड फिर से डर जाता है, जिससे ग्रूनर फ्रेंड को बालकनी के बाहर बंद कर देता है। उसे राक्षसों के खिलाफ अपना बचाव खुद करने के लिए छोड़ देता है। गोलियों की आवाज और फ्रेंड की विनती सुनने के बावजूद ग्रूनर सो जाता है। जैसे ही सूरज उगता है, ग्रूनर फ्रेंड को जीवित देखकर हैरान होता है, खून से लथपथ उसे खाली नजरों से घूरते हुए। महीने बीत जाते हैं और दोनों आदमी एक दिनचर्या में आ जाते हैं, जब प्राणी कई रातों तक लगातार हमला करते हैं, जिससे उन्हें जागना पड़ता है। दिन हमेशा एक जैसे होते हैं, रातें लंबी होती जा रही हैं और केवल प्रकृति उन्हें समझदार रखती है। वे सह अस्तित्व का प्रबंधन करते हैं जहां फ्रेंड का रोजमर्रा का काम पानी लाना है, जबकि ग्रूनर उनके हथियार बनाए रखता है। एक दिन फ्रेंड अनुमान लगाता है कि प्राणी मादा समुद्री प्राणी को वापस लेने के लिए लाइट हाउस लौट रहे हैं।
हालांकि वह अभी भी सोचता है कि वह अपनी प्रजाति को क्यों मारे जाने देती है और वे कुछ रातों में हमला क्यों नहीं करते। ग्रूनर को इस बात की परवाह नहीं है कि प्राणी क्यों आते हैं और वह उन सभी को खत्म करने की योजना बनाता है। बाद में फ्रेंड अपने कुछ सामान को वापस लेने के लिए अपने पुराने फीके केबिन में जाता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि उसने दर्पण में खुद को देखते हुए अपनी उपस्थिति कैसे बदल दी है। वह अपनी दाढ़ी को ट्रिम करता है, अपने पुराने स्वयं की कुछ समझ रखने की उम्मीद करता है। लाइट हाउस वापस जाने के रास्ते में उसे एक विशाल वेल का कंताल मिलता है और वह एक टुकड़ा उठाता है। फिर भी उस रात कोई हमला नहीं होता, जिससे उसे विश्वास होता है कि लड़ाई के बीच के नियम अक्सर लड़ाई से भी बदतर होते हैं। फिर भी वे अगले हमले की तैयारी के लिए इसका लाभ उठाते हैं। जब फ्रेंड इधर उधर भटकता है तो वह प्राणी को देखता है और पहली बार उसके पास जाता है। जैसे ही वह उसकी ठंडी त्वचा को छूता है, वह उस अजीब प्राणी को पसंद करने लगता है और उसे एनेरिस नाम देता है, जबकि ग्रूनर उसे एक नौकर और गुलाम के रूप में अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग करता है। एक शाम ग्रूनर फ्रेंड को शतरंज खेलने के लिए आमंत्रित करता है। जैसे वे खेलते हैं, युवा समुद्री प्राणियों के अस्तित्व पर अपने अवलोकन और परिकल्पना साझा करता है। हालांकि ग्रूनर उसे अपना मुंह बंद रखने और खेलने के लिए कहता है। फ्रेंड को चेकमेट करने का आग्रह करता है। ग्रूनर फिर अपनी बंदूक उठाता है और युवा की दिशा में तान देता है, क्योंकि उसे उसकी पीठ के पीछे एक प्राणी का आभास होता है। पता चलता है कि समुद्री राक्षस पहले से ही हमले पर है। वे लाइट हाउस के उच्च बिंदु में भागते हैं क्योंकि अधिक से अधिक राक्षस आते हैं। वे अपनी राइफलों से लड़ते हैं, लेकिन हमला बहुत अचानक होने के कारण वे अभिभूत हो रहे हैं। फिर भी वे लालटेन फलक तक जाने का फैसला करते हैं, जहां प्रकाश जलता है। दुर्भाग्य से ऊपर भागते समय ग्रूनर के पैर में बुरी तरह से काट लिया जाता है। खुद को फलक के अंदर बंद करने के बाद वे रात वही बिताते हैं, जबकि प्राणी कांच के विभाजन के माध्यम से उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, यह सोचकर कि यह उसका अंत है। ग्रूनर एक दुखद प्रेम गीत गाता है जब तक कि सूरज नहीं उगता और राक्षस चले नहीं जाते। उस सुबह एनेरिस ग्रूनर के मुड़े हुए पैर की देखभाल करती है जब वे घाव में अपनी जीभ डालती है। वे एक और युद्ध में जीवित नहीं रह सकते क्योंकि उनके पास आपूर्ति, गोला बारूद और इच्छा शक्ति खत्म हो रही है। बाद में उस दिन फ्रेंड घूमते समय दूर से एक जहाज देखता है। वह तुरंत फ्लेयर गन लेने के लिए अंदर दौड़ता है, इस डर से कि उसके पास नफरत करने के लिए कोई नहीं होगा। ग्रूनर फ्रेंड को रोकता है जब वह गोली मारने वाला होता है, उसे जमीन पर दबा देता है। एनेरिस फ्रेंड को बचाने की कोशिश करती है, जिससे ग्रूनर क्रोधित हो जाता है और वह फ्लेयर गन के साथ बाहर चला जाता है। निराश महसूस करते हुए फ्रेंड ग्रूनर पर चिल्लाता है, उसे बताता है कि वह पीछे छूटने और अकेले लड़ने से डरता है। थोड़ी देर बाद फ्रेंड एनेरिस के साथ संवाद करने का एक तरीका ढूंढता है, उसे हड्डी से बनी एक नाव दिखाकर, इस उम्मीद में कि वह समझ जाएगी। एनेरिस फिर उसे लाइट हाउस से दूर तट पर एक छोटी हुई रोबोट तक ले जाती है। लाइट हाउस में युवा ग्रूनर को नाव के बारे में बताता है, लेकिन ग्रूनर कहता है कि वह इसके बारे में जानता है। उसे सूचित करता है कि एक पुर्तगाली आदमी ने इसका इस्तेमाल जहाज के मलबे से बचने के लिए किया था, लेकिन प्राणियों ने उसे मार डाला। वह यह भी दावा करता है कि जहाज के कार्गो में डायनामाइट है, लेकिन वो मानता है कि वे सभी पानी से भीग गए हैं। इस बीच फ्रेंड वायुमंडलीय डाइविंग सूट के साथ जहाज के मलबे में गोता लगाने में रुचि रखता है, लेकिन ग्रूनर अस्वीकार करता है। फ्रेंड को बताता है कि वह जो प्रस्ताव दे रहा है वह एक आत्महत्या मिशन है। एक दोपहर वह युवा नाव को काम करने लायक बनाने की उम्मीद में पेंट करता है। उसे दूर से एक चीख सुनाई देती है, केवल एनेरिस को पास में तैरने का आनंद लेते हुए पाने के लिए। जैसे ही वह अपने कपड़े उतारता है, वह धीरे धीरे उसके पास जाता है, जैसे कि वह उसे चूमने वाला हो। फ्रेंड और एनेरिस से अनजान ग्रूनर देख रहा है।
लाइट हाउस में वापस जब फ्रेंड एक किताब पढ़ रहा होता है, ग्रूनर उसे एक डाइविंग सूट सौंपता है और पूल में उन्होंने जो किया उसे देखने के बाद अपना मन बदल लेता है। गुप्त रूप से उम्मीद करता है कि ईर्ष्या के कारण प्रयास में फ्रेंड मर जाएगा। अगले दिन वे नाव का उपयोग करके जहाज के मलबे तक जाते हैं। युवा बताता है कि रस्सी खींचना संवाद करने का उनका एकमात्र तरीका है जब फ्रेंड पानी के नीचे होगा। ग्रूनर को बताता है कि अगर उसे हवा की आपूर्ति की आवश्यकता है तो वह रस्सी को 3 बार खींचेगा। वह डायनामाइट ले जाने वाले बक्से की खोज में एक पुराना डाइविंग सूट पहनता है, जबकि ग्रूनर नाव की रस्सी को नियंत्रित करता है। पानी के नीचे रहते हुए फ्रेंड कंटेनर ढूंढता है और तुरंत उन्हें जोड़ता है ताकि ग्रूनर उन्हें पानी से बाहर निकाल सके। फ्रेंड एक बच्चे जैसे समुद्री प्राणी को अपने सूट के माध्यम से झांकते हुए देखता है, जिससे वह गिर जाता है। वह रस्सी खींचता है और घबराने लगता है क्योंकि अधिक प्राणी उसे घेर लेते हैं। ग्रूनर बस रस्सी को देख रहा है, फ्रेंड को छोड़ने की कगार पर। हालांकि जैसे ही युवा खुद को सूट से मुक्त करता है और नाव में तैरता है, जहां ग्रूनर तुरंत उसे ऊपर आने में मदद करता है। जब वे घर लौटते हैं तो वे तुरंत क्रेट की जांच करते हैं और पाते हैं कि दूसरों के बीच केवल एक बॉक्स में विस्फोटक है जो उपयोग करने के लिए पर्याप्त सूखे हैं। सर्दी आ रही है। फ्रेंड और ग्रूनर अधिक से अधिक प्राणियों को लाइटहाउस में लुभाने की योजना बनाते हैं, इससे पहले कि लगाए गए डायनामाइट को विस्फोटित किया जाए ताकि उन्हें डराया जा सके। हालांकि उस रात किसी ने हमला नहीं किया। पलक झपकते ही 3 सप्ताह बीत जाते हैं और ग्रूनर बड़े हमले का इंतजार करते हुए अधीर हो रहा है। फ्रेंड ग्रूनर को बाहर ठंड में पाता है, अभी भी हताशा में प्राणियों का इंतजार कर रहा है। फ्रेंड उसे अंदर जाने और थोड़ी देर के लिए डेटोनेटर को डिफ्यूज करने के लिए कहता है। फ्रेंड और ग्रूनर एनेरेस के उनके दोपहर के भोजन के लिए मछली पकड़ने का इंतजार कर रहे होते हैं। हालांकि जब ग्रूनर को पता चलता है कि वह मछली के बजाय स्टारफिश लाती है तो वह उसे लात मारता है। साथ ही उसे अपनी योजना के बारे में अपनी प्रजाति को बताने के लिए दोषी ठहराता है। गुस्साया आदमी फ्रेंड की शर्ट पकड़ता है, उन्हें बताता है कि उनकी नई योजना दरवाजा खुला छोड़ने की है, उन्हें घात एम्बुश के लिए अंदर लुभाने की। उस रात फ्रेंड दरवाजा खुला छोड़ देता है जबकि वह उसे देखता है। ग्रूनर ऊपरी जमीन लेता है, डायनामाइट को विस्फोटित करने की तैयारी करता है। जैसे ही वह एक दीपक जलाने के लिए निकलता है, फ्रेड पर सामने के दरवाजे पर एक समुद्री प्राणी द्वारा हमला किया जाता है। वे उनसे दूर होने में कामयाब होता है, लेकिन और अधिक प्राणी अंदर आ रहे हैं। वह ऊपर भागता है और ग्रूनर को सूचित करता है कि वे अब लाइट हाउस के अंदर हैं। प्राणी हमला करते हैं, लेकिन ग्रूनर विस्फोटकों को विस्फोटित नहीं कर सकता, जिससे फ्रेंड लाइट हाउस के शीर्ष पर दौड़ता है और डेटोनेटर को फिर से जोड़ता है। एक विस्फोट होता है जिससे कई समुद्री प्राणी मारे जाते हैं। असंतुष्ट महसूस करते हुए ग्रूनर लाइट हाउस के करीब विस्फोटकों के दूसरे सेट के लिए जाता है, जिससे फ्रेंड और वह खुद बेहोश हो जाते हैं। जब फ्रेंड अगले दिन जागता है तो वह तुरंत ग्रूनर को खोजता है और उसे जगाता है। युवा को राहत मिलती है जब ग्रूनर हिलता है और एक गाना गाना शुरू करता है, जिसमें वह इस बार शामिल होता है। इस बीच बीकन के चारों ओर भारी अराजकता है। ग्रूनर समुद्र तट पर घायल और मरते हुए टॉड को खत्म करने के लिए एक भाले का उपयोग करता है। मरे हुए प्राणियों में से एक को हार पहने हुए देखने के बाद फ्रेंड का मानना है कि प्रजाति ग्रूनर के चित्रण से अधिक सभ्य है। ग्रूनर पेंडेंट को पकड़ता है और उसे समुद्र में फेंक देता है, क्रुद्ध महसूस करते हुए। बाद में उस शाम जब वे अगले हमले के लिए देखते हैं, फ्रेंड एनेरिस और कई अन्य प्राणियों को अपनी प्रजाति के नुकसान का शोक मनाते हुए सुनता है। ग्रूनर उसके पास आता है और बताता है कि उसने एनेरिस को वर्षों पहले जाल में फंसे बच्चे के रूप में बचाया था, ये मानते हुए कि वह उसकी जान की कर्जदार है। एनेरिस गायब हो जाती है, लेकिन ग्रूनर उसे आश्वासन देता है कि वह वापस रेंग कर आएगी जैसा वह हमेशा करती है। फ्रेंड को लगता है कि उन्हें उस पर पछतावा है जो उन्होंने किया,
लेकिन ग्रूनर ठंडा रहता है और प्राणी की मौत के प्रति कोई पछतावा नहीं है। एक सुबह फ्रेंड रेत में पत्थरों का गोला बनाता है और बीच में नक्काशीदार हड्डी रखता है, बचाव की उम्मीद में। दूसरी ओर ग्रूनर अभी भी जानवरों को डराने के लिए विस्फोट की तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी भी कोई हमला नहीं हुआ है। अगले दिन जब ग्रूनर सो रहा होता है, फ्रेंड गंदगी साफ कर रहा होता है और उसे उस आदमी की शादी की तस्वीर मिलती है जिसके पीछे 3 बार लव लव लिखा होता है। वह पहचानता है कि छवि में महिला वही है जो डायरी में महिला है, ये महसूस करते हुए कि ग्रूनर पूर्व मौसम अधिकारी है और ग्रूनर पूरी तरह से मानवीय करुणा से रहित नहीं है। नतीजतन फ्रेंड अपनी दिन की गिनती मिटा देता है क्योंकि वह समझता है कि सब कुछ भुला दिया गया है, जिसमें उसके काम पर आने का कारण भी शामिल है। जिंदा रहने के अलावा कोई काम नहीं है। फ्रेंड फिर शॉर्ट्स में जाता है और नक्काशीदार नाव को हटा देता है जब वह देखता है कि एक बच्चा समुद्री प्राणी अचानक उसके पास आता है। बच्चे के पीछे एनरिस है, जो अपने सैनिकों के साथ अधिक आत्मविश्वास और बोल्ड दिखाई देती है। फ्रेंड नोटिस करता है कि वे एक संघर्ष विराम ट्रूस चाहते हैं, लेकिन ग्रूनर नहीं चाहता और केवल एनरिस को वापस चाहता है, लेकिन वह मना कर देती है। वह बार बार गूंजता है कि कोई भी ग्रूनर को नहीं छोड़ता जब वह लाइट हाउस वापस चलता है। अचानक ग्रूनर छोटे प्राणी पर एक फ्लेयर फायर करता है, जिससे उसकी छाती में जानलेवा चोट लगती है। एनरिस फ्रेंड को संदेह और निराशा के साथ देखती है, उसे अकेला छोड़ देती है क्योंकि ग्रूनर उन पर फायर करना जारी रखता है। फ्रेंड उसका पीछा करता है और संघर्ष के बाद उसे जमीन पर फेंक देता है और उसके पैर में चाकू मार देता है। क्रोधित होकर ग्रूनर खड़ा होता है और भारी पड़ता है और उसे कुल्हाड़ी से मारने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रेंड उसे उसके असली नाम से बुलाता है, उसे बताता है कि वह हत्यारा नहीं है। ग्रूनर रुकता है, अपनी कुल्हाड़ी गिरा देता है और लव शब्द बोलता है जैसे कि अपने पूर्व स्वयं को पुनः प्राप्त कर रहा हो। वह बाहर कदम रखता है और तारों वाले आकाश को देखता है, और जैसे ही फ्रेंड खुद को अंदर बंद कर लेता है, समुद्री प्राणी ग्रूनर को घेर लेते हैं और मार डालते हैं। कुछ महीनों बाद अगला जहाज फ्रेंड के प्रतिस्थापन को लाने के लिए आता है। कप्तान गलती से उसे ब्रूनर कहता है, अस्तित्व की चौंकाने वाली स्थिति को देखते हुए जिसे वह ठीक करने की जहमत नहीं उठाता। ग्रूनर फ्रेंड को अपनी जगह लेने की एक अटूट विरासत के साथ छोड़ जाता है। वह युवा अपनी भूमिका रखता है, यह सोचकर कि यही वह शांति है जिसे वह ढूंढ रहा था। नया ग्रूनर बालकनी के पास खड़ा होकर कई नावों को घूरता है, जबकि एनेरिस समुद्र में दौड़ती है, जहां वह एक नर्क से दूसरे नर्क में स्वतंत्र रूप से तैरती है।